दोस्तों, आज हम उर्दू फिक्शन के नामवर फिक्शनकार प्रोफेसर अब्दुल समद साहब से आपको तीसरी बार रूबरू करा रहा कि 2 बार जो गुफ्तगू मैंने पेश की है उसे बेहद पसंद किया गया और बहुत सारे लोगों का ये दबाव था कि आप अब्दुल समद साहब से एक गुफ्तगू और रिकॉर्ड कीजिए, तो मैं इंफराद को बहुत अहमियत देता हूं। नतीजतन मैंने प्रोफेसर अब्दुल समद साहब को इसके लिए राजी किया कि आप सियासी शख्सियत नहीं हैं, लेकिन सियासी शऊर आपका बहुत बालिगा है और आप प्लेबैक सिंगर की तरह सियासतदानों को बहुत फायदा पहुंचाया। आप एक जमाना था कि रंजन यादव इनके बिना या ये रंजन यादव के बिना नहीं रह सकते थे, लालू प्रसाद यादव के चहेते में थे। तो हम चाहेंगे कि आज अब्दुल समद साहब की शख्सियत का वो पहलू आपके सामने पेश करूं जिसमें एक सियासी अब्दुल समद नावलनिगार के साथ साथ आप महसूस करेंगे कि एक सियासी अब्दुल समद कैसे हैं। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि ऐसे मौजू पर जो गैर अदबी है लेकिन हम इसे अदबी बनाएंगे, क्योंकि आपके नावलों में भी सियासी मंजरनामे हैं, सियासी किरदार हैं, सियासी तौर तरीके हैं, बल्कि इंतजामी उमूर से भी। इंतजामिया का अभी हाल फिलहाल जो आपका नावल आया है वो तो बिल्कुल सियासत और इंतजामिया का आमेजा है। तो हम चाहेंगे कि ये बात तो आप अपनी जबान से जाहिर कीजिए कि आप भी सियासतदान हैं, सियासतदानों के मेकर भी आप हैं। शाहिद जमील साहब, इत्तेफाक यह है कि इस मौजू पर आप पहले आदमी हैं जो मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं। सियासत के मौजू पर आज तक मुझसे किसी ने बाकायदा गुफ्तगू नहीं की है। जी जी। और मैंने भी कभी अपनी जो सियासी जिंदगी 8-10 साल की रही है उसको मैंने कभी जो है सामने लाने की उस अंदाज में कोशिश नहीं की जैसे लोग करते हैं जी। क्योंकि मैं अपने आप को, आपने जैसा कहा, सियासतदान अब्दुल समद, मैं इसको हरगिज़ नहीं तस्लीम करता हूं कि मैं सियासतदान हूं। मैं सियासत में वो जो कहते हैं ना कि एक्सीडेंटल अंदाज में दाखिल हो गया। जी जी। हरगिज़ मेरा इरादा नहीं था। बहरकैफ अभी मैं बताता हूं आपको, थोड़ा बैकग्राउंड मेरा सुन लीजिए आप कि मेरा खानदान जो है वो आज से 100 बरस ज्यादा से सियासत में बहुत ही सरगर्म रहा है। मेरे नाना अब्दुल अजीज साहब जी महात्मा गांधी के दोस्तों में थे और मेरा ननिहाल बिहार शरीफ में, जिसका नाम बेल हाउस है, जिसका जिक्र भी मेरे नॉवेल में है 2 गज जमीन में, वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू जैसी शख्सियतें उस मकान में आ चुकी हैं। जी। खान अब्दुल गफ्फार खान आ चुके हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो बायोग्राफी लिखी है उसमें मेरे नाना का भी जिक्र है। जी। लेकिन बदनसीबी ये हुई कि उनका इंतकाल बहुत जवानी में हो गया। जी। उनका इंतकाल 2026 में हुआ है, जी। जिस वक्त उनकी उम्र 42 साल थी। उसके बाद उनके भांजे सैयद मोहम्मद अकील साहब ने, जो उनके दामाद भी हो गए बड़े, उन्होंने उनकी विरासत संभाली सियासी। जी। अब वो एक्टिव है सियासत में, जेल वगैरह भी गए वो काफी, यहां तक कि 1952 और 57 में वो दोनों बार जो है बिहार शरीफ से एमएलए चुने गए। जी। मेरे अपने खालू भी थे वो, और फुफेरे मामू भी थे, और वो श्री रामू की मिनिस्ट्री में 57 से लेकर 60 तक मिनिस्टर रहे। जी। उनका इंतकाल हुआ बहसीत मिनिस्टर के। जी। होली का दिन था, उन पर अटैक हुआ, उनका इंतकाल हो गया। खैर, उसके बाद जो है मेरे वालिद साहब जो है वो भी रहे बहुत एक्टिव सियासत में, लेकिन कोई वो ओहदा वो हासिल नहीं कर सके। काफी रहे और एक सियासी माहौल था मेरे घर का। जी जी। अच्छा, उसके बाद वाकई ये हुआ कि मैं तो पहले साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन जब मैंने आर्ट्स की तरफ अपना जो है रुख मोड़ा जी तो मैंने पॉलिटिकल साइंस ही को अपनाया। अब पॉलिटिकल साइंस में मैंने बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया। मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर भी रहा। जी। तो एक पॉलिटिक्स का जो है थोड़ा सा जो होता है जी कारण है वो बैकग्राउंड वो बना हुआ था। जी। लेकिन मेरा इरादा कभी पॉलिटिक्स में आने का नहीं था। 90 में जब मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला जी, तो आप जानते हैं कारण है कि बिहार में हिंदी और उर्दू में पहला अदीब था मैं। हिंदी में किसी को नहीं मिला उससे पहले। जी।
तो मुझे ही मिला था, उसका बड़ा शोहरा हुआ उस जमाने में। और मैं, जैसा कि आपने कहा भी, गणराज यादव से मैं करीब था उस वक्त, लालू प्रसाद की मिनिस्ट्री बन चुकी थी। लालू प्रसाद की बात पहुंची, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि कारण है कि मैं आपको कोई ओहदा देना चाहता हूँ। तो उस सब बात हो रही थी उर्दू अकेडमी के वाइस चैंपियन वगैरह की, ठीक है, वो सब तो नॉन पॉलिटिकल ओहदा है जी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपको चाहता हूँ बनाना उर्दू मशावरती कमेटी का चेयरमैन जी। उस पर मैंने उनको जवाब दिया कि सर ये पॉलिटिकल पोस्ट है मेरे ख्याल में, और मेरा पॉलिटिक्स से वास्ता है नहीं, इसलिए हमको कुछ नॉन पॉलिटिकल पोस्ट दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है जी। उन्होंने बहुत सख्त लहजे में हमसे कहा कि किसको क्या दिया जाए, किसके लिए मुनासिब है, मैं ज्यादा जानता हूँ जी। मैं चुप हो गया। चुनाचे मैं रहा उर्दू मशावरती कमेटी का चेयरमैन, और इस हैसियत से पॉलिटिकल लोगों से काफी मेरी खुर्बत भी हो गई, तमाम मिनिस्टरों से खुर्बत रही है। लेकिन मैं उसी महकमे में था जहां आप उर्दू मशावरती कमेटी के चेयरमैन के हैसियत से ज्वाइन किया था। तो आपको इस बात के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने ही उर्दू डायरेक्टरेट के लिए बख्शिश लिखा, और आपके ही तहरीक से आज उर्दू डायरेक्टरेट फल और फूल रहा है। ये सही है, ये आप नींव की ईंट है। जैसे और भी कई चीजें हुई हैं, जैसे उर्दू अदीबों को जो अवार्ड है वो अवार्ड नहीं था, उनका अवार्ड जारी हुआ, ये हुआ, और भी कई चीजें हुई हैं। उसकी वजह यह हो गई, सबसे अहम वजह, कि मेरी जो कुर्बत थी चीफ मिनिस्टर से, उसको वो जो है उसमें उसका फायदा। मैं आपको सुन के हैरत होगी, कई मीटिंग जो है उर्दू मशावरती कमेटी की चीफ मिनिस्टर के चैम्बर में हुई है, उन्हीं की सराहनी है। और हमारे दोस्त थे, इनका इंतकाल हो गया, बाद में मिनिस्टर भी हुए, वो शकील अहमद खान जी। शकील अहमद खान को मैं ही कहा था जी कि आप उर्दू डायरेक्टरेट के बारे में वहां पर एक ऐसा इस अंदाज में प्रपोजल रखिए कि वो उसको मानने का मजबूर हो जाए जी। और मैंने इनको चैलेंज किया था शकील अहमद खान को जी कि मैं आपकी वकालत की जो काबिलियत है जी, वो आज मैं देखना चाहता हूँ जी। तो इसमें कोई शक नहीं, शकील अहमद खान ने जो तकरीर की थी वो रिकॉर्डेड है वो जी। और उसका चीफ मिनिस्टर एकदम चुप रहे, और उन्होंने जब तकरीर खत्म हुई तो उन्होंने पूछा, कल में चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए थे और उनके मुकुंद प्रसाद बैठे थे सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि आप लोग एक प्रपोजल बना के भेजिए। हम गए, उन्होंने मंजूर कर लिया उन्होंने जी जी। तो ये चूंकि खुद चीफ मिनिस्टर मौजूद रहते थे मीटिंग में जी, इसलिए तमाम बातें आगे बढ़ी। वैसे उर्दू मशावरती कमेटी के पास अपना कोई अख्तियार नहीं है जी जी बिल्कुल, और उसके रिकमेंडेशन को आज भी अख्तियार नहीं है, और उसके रिकमेंडेशन को कारण सरकार के लिए मानना जरूरी नहीं है, लाजिम नहीं है। लेकिन मेरे साथ ये हुआ, एक मामला ये हो गया कि चूंकि चीफ मिनिस्टर खुद मीटिंग में रहते थे, 4-5 मीटिंग में खुद रहे वो जी, इसलिए फैसला करना उनको था, और खुद ही आया वहां बैठा हुआ आदमी, फैसला करने वाला आदमी। और आप उर्दू की वकालत कर रहे थे, हो गया ये सही कहा आपने, आपकी नीयत अच्छी थी। लेकिन आपको बता दें, मैं आपको एक बात मैं बता दूं कि मैंने 3-4 बरस के अंदर ये महसूस कर लिया था जी कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, हरगिज़ नहीं है जी। वहां कोई किसी का दोस्त नहीं है सियासत में जी, हर आदमी अपना दोस्त है जी, और अपने दोस्त को जख्म पहुंचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हम भी उसके शिकार हुए जी, और तरह तरह के लोगों ने प्राण किया, कारण है बड़े बड़े सियासतदानों के यहाँ मेरे खिलाफ जो है जी, जो बिल्कुल गलत बातें थी। लेकिन एक बार और याद रखिएगा, जो आदमी पावर में आ जाता है, जो हुकूमत में आ जाता है जी, कान का बहुत कच्चा होता है। ऐसी बात क्यों कच्चा होता है? तो उसको एतमाद नहीं होता है ना, क्योंकि आदमी जो बात कहता था उनको उस पर भी लोग फौरन यकीन कर लेते थे, और तरह तरह की बातें मेरे बारे में फैल रही थी। मैंने देखा कि नहीं, अब हो गया कसा खत्म, अब मैं इस जिंदगी से मैं निकलूंगा। मुझे अल्लाह ने एक जो है अच्छी खासी जिंदगी दी है, जिंदगी गुजारने के लिए एक बहुत बाइज्जत जो है नौकरी दी है, और लिखने पढ़ने का जो शौक है वो अपना है, अपने जारी है। अब मेरा दूसरा टर्म पूरा हो गया, 2 टर्म में रहा, बल्कि 2.5 टर्म रहा जी। तो उस वक्त मिनिस्टर थे आपके राम पदारत महतो जी जी, राम पदारत महतो ने हमको फोन किया जब टर्म पूरा हो गया था कि आपसे मैं जरा मिलना चाहता हूँ। तो कब मिले? सुबह आ जाइए। मैं सुबह गया उनके पास, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई वो आपका तीसरा टर्म जो है हम लोग देना चाहते हैं। बाकी सर अब हमको छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए, 2 टर्म में रह गया, और अब मेरे पास बहुत से काम है, घरेलू काम है, और मेरे लिखा पढ़ने का भी मामला है, इसलिए अब मैं इसको मुझे मंजूर नहीं है ये। उसके बाद मैं निकल आया। और जहां तक जो है मेरे घर में सियासी फ्यूचर का ताल्लुक है, तो ये मैं उन लोगों का एहसान मानता हूँ। हमारे जो बड़े पौधों पर लोग थे, हर इलेक्शन में मुझसे पूछा लोगों ने कि आपको कहीं से लड़ने की ख्वाहिश है कि मेरा ये एमपी का इलेक्शन, तो मेरे पास मेरी ख्वाहिश थी नहीं, ना मेरे पास कोई सूची थी, ना मेरा कोई हल्का था, मैं इनकार कर दिया। तो कारण भाई पूछा था इन लोगों ने,
लेकिन मैं उसके बाद मैं जब अपने जिंदगी में वापस आया जी टीचिंग जॉब में और लिटरेचर पढ़ने में, तो मैं ज्यादा उससे खुश रहा, मुतमईन रहा, पुरसकून रहा। और आपने नॉवेलों में अपनी सासी बसीरत और शौक का इस्तेमाल किया। आपको मैंने बता दिया कि घर का भी बैकग्राउंड था और लिखा पढ़ने का चक्कर रहा, कुछ एक्टिविटी भी नहीं साथी। इन तमाम चीजों को मिलके मेरे अंदर एक जो है साथी शऊर बेदार किया, जिसका आप जो है नमूना आप मेरे नॉवेलों में देख सकते हैं। आज भी जो है मेरी तमाम तहरीरों में कहीं ना कहीं से सियासत जरूर आ जाती है जी। उसके यही वजह कारण है क्योंकि तो कहते हैं डीएनए में जो है दाखिल ये बहुत अच्छा जुमला कहा, डीएनए में शायद, तो उसका हम वो अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स से मुझे अब जो है मेरा कोई वास्ता बहुत दिनों से नहीं रहा, और हमारे दोस्त लोग हैं बहुत से अभी मैंने आप जो है गंगा स्नान करने वाले नहीं हैं, बल्कि स्नान करने वालों में तमाशबीन में है। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे लोग डुबकियां लगा रहे हैं। इज्जत दी है, शोहरत दी है और अच्छी खासी जिंदगी गुजर गई मेरी, इसलिए मैंने मुतमईन जिंदगी गुजारी है। मुझे कोई कसक नहीं है, कोई ये नहीं कि मैं आगे नहीं बढ़ा सियासत में। मैंने सियासत मेरा फील्ड ही नहीं था, तो कारण मैं एक्सीडेंटल तरीके से मैं फंस गया। सही है, सही है। अब मैं एक्टिव बहुत रहा इसमें क्वेश्चन नहीं। जी इलेक्शन में आपको एक बात नहीं पता होगा कि 95 का इलेक्शन हो रहा था, तो सेशन साहब वाले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जो टेरर थे, उन्होंने एक हुक्म निकाला था कि बगैर आइडेंटिटी कार्ड के किसी को वोट देने का इख्तियार नहीं होगा जी। उनके इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था जी। तो जिन लोगों ने चैलेंज किया था उसमें मेरा नाम भी था जी। और वो सुप्रीम कोर्ट से उनका ऑर्डर खत्म हो गया जी। अब बगैर आइडेंटिटी कार्ड के लोगों ने वोट दिया 95 में। जी जी। तो मैं ही किया था जी। अच्छा, और 95 के इलेक्शन में जितने बड़े लोग आते थे, खुद चीफ मिनिस्टर का कहना यह था कि आप ही इन लोगों की मेजबानी कीजिए, जी। जिसमें मुफ्ती सईद साहब के साथ मैं पूरे स्टेट में घूमा, जी। बीपी सिंह के साथ मैं कई जगह गया, जी। तो ये सब एक्टिविटी रही। लेकिन फिर भी मेरा मन गवारा नहीं हुआ कि अपनी जिंदगी में मैं रहूं। अच्छा, रंजन यादव जी के बारे में दो चार जुमले जरूर बताइए, क्योंकि आप देखिए जमाना था कि अब्दुल समद और रंजन यादव। नहीं ठीक है, वो सही है। रंजन यादव में एक बड़ी खूसियत यह है कि वो आदमी दिल का बहुत साफ है जी। जबान के साफ, जबान के जरा कड़े जरूर है हुए, दिल के बहुत साफ है। आप जरा ये गौर कीजिए जी कि लालू यादव से उनकी कुर्बत है आज से नहीं बल्कि स्टूडेंट लाइफ से के जमाने से जी जी। और एक तरह से लालू यादव को बहुत उन्होंने आगे बढ़ाने में मदद भी की जी। किसी भी स्कैम में उनका नाम कहीं आया? कभी नहीं। किसी किस्म के स्कैम में उनका नाम नहीं आया, समझा गया। वो हमेशा जो है बच के निकलते रहे। अच्छा, दूसरी बात यह कारण है कि उनको तकलीफ बहुत पहुंची। अब मैं उस पर ज्यादा मुकाल में तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। उनको तकलीफ बहुत पहुंची कि जितना उन्होंने किया था जी उनको उसका जवाब नहीं मिला सही, बल्कि उनको नहीं मिली, इसलिए वो अलग हो गए। हालांकि आज फिर वो आज उसी पार्टी में है वो जी, और वो 2 बार वो राज्यसभा के मेंबर रहे, एक बार लोकसभा के मेंबर रहे। ये सब तो अपनी जगह पर है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बाद में कुछ थोड़े दिनों के लिए बीजेपी ज्वाइन कर लिया था जी जी। मुझे बहुत ताजुब हुआ सुन के जी कि वो आदमी अंदर से आदमी बीजेपी का है ही नहीं है, उसको कहां से कारण है बीजेपी में कारण है वो। लेकिन बीजेपी जाने के उनका दूसरा मामला था जी, कारण है उस जमाने में लालू यादव से चुके उनको जरा खासा आकर्षण हो गया था, और उस जमाने में नीतीश कुमार ने जो कर लिया उनसे कारण है लालू यादव से मिलाप जी, तो इन्होंने उस गुस्से में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अंदर से वो आदमी सेकुलर आज भी है, कल भी थे। बीजेपी बहुत दिन नहीं रह सके, फिर वापस आ गए वो। मैंने ये भी डीएनए का मामला है। हाँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि जितनी बहालियां उन्होंने हुई है जी, उस जमाने में उन्होंने समाजी इंसाफ का जितना उन्होंने ख्याल रखा किसी ने ख्याल नहीं रखा। प्रोफेसरों को तो खाली कोई नहीं है, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, मेंबर, कमीशन, ये वो सब में उन्होंने समाजी कारण है इंसाफ का बहुत ख्याल रखा उन्होंने। और उनके जमाने में जितने अहम ओहदे मुसलमानों को मिले उतना उसके बाद फिर नहीं मिले मुसलमानों को उतने ओहदे, उससे पहले मिले थे। ये इसका लोग इतराज नहीं करते। हम भी एक बार उनके बहुत चाहते हैं AR आजाद जर्नलिस्ट, तो वो हमें लेके गए थे। जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बर्जस्ता कहा कि आप तो बड़े बासलाहियत हैं, आप लीडरशिप जब हो रहा था तो आप क्यों नहीं मुझसे मिले। तो हमने कहा कि सर मैं थोड़ा नापसंद हूं, हम झुक कर कुछ नहीं उठाते हैं, और उस जमाने में आपके एरिया में सड़क में खड़ा होना मेरे बस की बात नहीं थी।
दिल के नहीं हुआ है तो सख्त नहीं है हुए जी, जबान के सख्त है हुए। हाँ। और उस जबानी की वजह से उन्होंने जो भी नुकसान उठाया है उसकी नहीं उठाया है, वरना उन्होंने किसी को मदद करने में कभी कोई, अच्छा दूसरी बात ये कभी कोई कमी नहीं की, जैसा जिसका जो कमिटमेंट कर लेते जी। थे उसको हर हाल में पूरा करते थे वो। और अपने फंड को भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। जिस गली में जाइए रंजन यादव, जिस मोहल्ले में जाइए तो सड़क बनी हुई अभी है, आप देख रहे हैं कारगिल चौक जो है वो भी तो बनाया हुआ है। जी जी। कारगिल चौक के सिलसिले में महीनों वहां पर रात जाके बैठ रहते थे वो। अच्छा, लालू यादव जी के बारे में थोड़ा सा और। बहुत करीबी नहीं रहे जी और लालू यादव 95 तक जो है वो एक बहुत बड़े समाजी लीडर थे, जी। सियासी लीडर थे। उसके बाद जो है वह उनके अंदाज को में तब्दीली काफी आ गई जी। और उनके बहुत से दोस्त उनके साथ छुट गए, उनके करीबी। तो सब अगर मेरे शम से सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लालू यादव को तो बड़ा नुकसान हुआ कि वो जो है अपने जो रविश को जो एक ही उनकी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कभी जो है फिरका परस्त ताकतों से कंप्रोमाइज नहीं किया। ये तो तारीफ उनको ज्यादा, यही उनका सबसे बड़ा एसेट है, आज भी है। जी जी। समझा कि नहीं, सबसे बड़ा एसेट उनका वही है। बहुत उसके लिए झेला उन्होंने, जेल गए, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। ये लालू यादव इसको माना होगा कि तारीख में ये नुक्ता जो है ये बिंदु लिखा जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आपके, अब हम आते हैं सियासत से थोड़ा सा अलग हटकर, ये चूंकि आप फिक्शन निगार हैं और आपके नावलों में है, तो आपने जो नावल लिखे हैं तो उसमें कई नावल जो है उसमें पूरी सियासत है। हाँ ठीक है। तो किसी नावल के सिलसिले में बताइए कि उसमें आपने किस तरह से सियासी शोर को। देखिए आपको बता दें कि ख्वाबों का सवेरा जो मेरा नॉवेल है जी, वो अंग्रेजी में मैकबरे ने भी छाप दिया है उसको जी। ख्वाबों का सवेरा का इंतसाब मैंने उन हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम से किया है जी जो 15 अगस्त 1947 के बाद हिंदुस्तान के सरजमीन पर पैदा हुई। जी। ये इशारा आजाद हिंदुस्तान के, ये बहुत बड़ा इशारा है उसमें नॉवेल में। जी। उस नॉवेल का मौजूद जो है वो हिंदुस्तान के वो मुसलमान हैं जो आज हैं यहाँ हिंदुस्तान जी। में। वो मुसलमान नहीं पाकिस्तान चले गए और कहीं चले गए। जी। और उन्होंने किस किस तरह से हालात को देखा और हालात का सामना किया और क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम सामने आई और क्या क्या किस किस तरह से उन्होंने उनको इस्तेमाल किया। जी। ये तमाम बातें आपको मैं नॉवेल ख्वाबों का सवेरा में मिलेंगी। ख्वाबों का सवेरा को मैं अपने नॉवेलों में एक बड़ा नॉवेल मानता हूं अपने तौर पर। जी। और ये जो है कई लोगों ने मुझसे कहा कि 2 गज जमीन से बड़ा नॉवेल है। खैर एक अलग बात है, वो सबके तो ख्याल है 2 गज जमीन का अवार्ड मिला, उसका अवार्ड नहीं मिला। तो ये वो मैंने हिंदुस्तान के मुसलमानों, एक बार जो है हमसे मेरे दोस्त सादिक वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे एक शख्स ने पूछा हिंदी के कि क्या उर्दू में कोई ऐसा नॉवेल भी लिखा गया है जो आज के हिंदुस्तान के मुसलमानों की तारीख को बयान करता हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक नॉवेल लिखा गया है, उसका नाम है ख्वाबों का सवेरा। ये तकरीर बोले वो, मैं वहां बैठा था दिल्ली उर्दू अकेडमी के। जी। तो ये वो नॉवेल जो है वो प्योर सियासी नॉवेल है वो, और सब नॉवेल प्योर सियासी नॉवेल नहीं है, प्योर सियासी मौजूद हो। आप देख लीजिए पढ़ के उसको आप। धमक, हाँ धमक भी है, धमक है और कारण है। उसके बाद जो है उजालों की स्याही में भी आपको कारण है आपको मिलेगी, वही जो है वो चीज जो है। उसके बाद मैंने और मुख्तलिफ मौजूद भी लिखे, नॉवेल तो 12 है भाई जी, लेकिन 3-4 नॉवेल ऐसा है जिसमें सियासी जो है बैकग्राउंड है उसके नॉवेल के मौजूद का। जी जी। आप में एक सियासतदान नॉवेल निगार उसमें नजर आता है। सियासतदान नहीं, सियासत से वाकिफ रखने वाला नहीं। अरे आप बने नहीं, आप सियासतदान करके हम पर इल्जाम मत लगाइए। आप सियासतदान बने नहीं, वरना आप आज जो है MP होते, आप मिनिस्टर होते और आप आज बहुत ठाट की जिंदगी ठाट की जिंदगी में आदमी गुजार रहा हूँ, और वो ठाट की जिंदगी नहीं चाहिए थी जो MP में गुजारते हैं गाली सुनते हुए और पावर से हटते हैं तो उनके सामान को किस तरह निकाल फेंका जाता है। चलिए आपने बहुत अच्छा रास्ता चुना कि आप अपनी सुकून आफियत की जिंदगी और कोई मुस्तार की चीजों से आप मुस्तफिद नहीं हुए। आप अपने हक हलाल की कमाई से अपने ऐश के साथ रह रहे हैं। रखिएगा छोटे आप हमसे बता देते हैं, दिल का सुकून जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। जी जी। अगर दिल का सुकून नहीं है तो आप बड़े से बड़े होने में आप जो है, आपको जब सुकून नहीं है जी जी तो बेकार है आपके लिए वो। सही है, सही है। सबसे बड़ी दौलत है, अल्लाह ने दौलत हमको अता फरमाई है। बहुत, बस बहुत मैं हूँ। और मैं जब दुनिया से मैं जाऊंगा, रहेगा मेरे आखिरी स्टेज है मेरी लाइफ का, तो मैं मुतमईन जाऊंगा जी। मुझे कोई एहसास नहीं, शिकायत नहीं, मैंने कुछ नहीं मेरे साथ है।
शोहरत भी दी, इज्जत भी दी अल्लाह ने, और अल्लाह ने ऐसा जरिया पैदा कर दिया कारण रोजी रोटी का, उससे मैं बहुत बहुत मुतमईन रहा जी। मैं भी प्रोफेसर हुआ, मेरी बीवी प्रोफेसर हुई, दोनों प्रोफेसर हो रिटायर हुए। इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई दुनिया में? हवस की तो कोई लिमिट है नहीं, हवस का कोई हद नहीं है। जी जी। अच्छा, हम चाहेंगे कि अब चूंकि हमने मौजूद सियासत ही रखा था आपके लिए, तो हम चाहेंगे कि आज के जो सियासतदान हैं, जो कदम रख रहे हैं या जो थोड़ी मेच्योरिटी भी हासिल कर, उनके लिए कुछ ऐसा पैगाम आप दे सकते हैं जो सियासी, कि आपको सियासत में अच्छा सियासतदान बनने के लिए कोई एक बात याद रखिएगा, सियासत जो है अब इंडस्ट्री बन चुकी है, सियासत जो है पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। सियासत जरिया पैसा कमाने का नहीं था और आज भी नहीं है। सियासत जो है वो है कि आप आवाम के दरमियान जाइए, उनके दुख दर्द को देखिए और उनके अपने विशाल भर उनके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश कीजिए। ये सियासत है। सियासत सेवा नहीं रह गया। अब ये आज की सियासत नहीं है। आज की सियासत तो ये है कि अगर कोई आदमी पार्टी का, मेरे बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पार्टी का मेंबर कोई बन जाता है रूलिंग पार्टी का, उसके बाद देखिए उसकी शान शौकत और गाड़ी घोड़ा और मकान ये है, वो कहाँ से आ जाता है भाई? क्या वजह है इसकी? इसका मतलब सियासत एक इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसको दुनिया में कोई काम नहीं मिलता है वो कहाँ सियासत चला जाता है। वो सही बात। सियासत में अच्छे लोगों को आना चाहिए। सियासत को काम है साफ सुथरा बनाना चाहिए। ये मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है, निहायत जरूरी है। तो हम इसी जवाब से एक सवाल पैदा करते हैं कि अगर आप ऐसा समझते हैं और थे भी हैं भी, तो आपने क्यों नहीं अमली इकदाम? हालात नहीं थे वैसे मेरे हालात, मैं हालात पे मेरा कंट्रोल नहीं था जी। हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक लोग जो है इज्तिमाई तौर पर उसको हालात को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, हालात दुरुस्त नहीं होंगे एक आदमी दो आदमी करने से। सियासत में आदमी दो आदमी ऐसे हैं, नजर आते हैं ऐसा नहीं है, ये बस समझिएगा जी। एकदम सियासत जो है एकदम ऐसा तो कहीं नहीं, लेकिन तबाही तौर पर इसकी कोशिश तो हो रही है कि सियासत जो है, अभी जो सियासतदान है उनका मकसद समाज सेवा, देश की सेवा नहीं बल्कि स्लोगन से वो बने रहना चाहते हैं। सही बात है। और नए नए स्लोगन गढ़ते हैं। और ये खूबसूरत हिंदुस्तान जो गुलदस्ता है, जहाँ बहुभाषी लोग रहते हैं, बहुधर्मी लोग रहते हैं, मुख्तलिफ धर्म के लोग हैं, बहुत मज़ाहिब के लोग हैं, और जिसको कहिए गरीब हैं, अमीर हैं, जो पहले मेरी भी उम्र 65 साल से ऊपर जा रही है, तो मैंने देखा है कि किस तरह से शीर शक्ल होकर लोग रहते थे। अब गांव में अब मैं जाता हूं तो हैरत होती है कि मेरा वही गांव है जहां अब पार्टीशन नजर आता है, मजहब का, जात का और डिवीजन का। तो ये तो गिरावट आई है सियासत की दुनिया, सियासी लोगों ने ऐसी। अच्छा, दूसरी बात ये, आपने मेरे बारे में सवाल किया तो हर आदमी का अपना मिजाज होता है। मेरा मिजाज भी नहीं था ना जी। मेरा मिजाज नहीं था कारण में सियासत में रहने का और आगे बढ़ने का मिजाज होता है। तो मिजाज जो है जब नहीं था तो फिर फायदा का रोहदार होता है आदमी। जी। रोहदार मेरा था नहीं। चलिए, आपको बैकग्राउंड तो बहुत तगड़ा मिला था, आपको सियासी बैकग्राउंड जिसको कहिए, और आपकी जगह कोई और होता तो यकीनन वो सियासत में अमली रोल अदा करता और वो भी कुछ वैसे ही सियासतदान बन जाता जिसके पास गाड़ी घोड़ा दौलत बाल बच्चे, इंडस्ट्री, इस तरह की चीजें जो बनाने के लिए आदमी जाता है बना लेता है। तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू के लिए रजामंदी का इजहार किया जो मेरे व्यूअर के लिए एक जिद्दत के साथ सुनने का मौका मिलेगा। तो व्यूअर, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी बात को मानते हुए आपकी फरमाइश के मुताबिक मैंने अब्दुल समद साहब से सियासी गुफ्तगू की और मैं चाहूंगा कि ये गुफ्तगू का सिलसिला बदल कर जारी रहे, क्योंकि अब्दुल समद साहब अहद हाजिर में गनीमत है हमारे दरमियान कि इतने बड़े फिक्शन निगार, अफसाना निगार, खाका निगार और बहुत अच्छे मजमून निगार भी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत बड़े होकर भी उतना ही बड़प्पन के साथ अपने छोटों से मिलते हैं। वरना मेरी बिसात क्या कि अब्दुल समद साहब से मैं गुफ्तगू कर सकता।